कहा था कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो अब पिछले दिनों उनका योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया कि एनपीआर लागू होगा उत्तर प्रदेश में। तो अब समाजवादियों की क्या इसके आगे की रणनीति है? क्या वो कागज़ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? देखिए, कागज़ दिखाने वाली कोई बात ही नहीं बनती। जो हिंदुस्तान का हर जाति धर्म का लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और आप एक समुदाय को टारगेट करके उससे कहते हैं आप कागज़ दिखाइए। आप अपने देश के लोगों को तो रोज़गार दे नहीं पा रहे। जब आपके देश से दूसरे देश से लोग, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश से लोग आपके देश में आके बस जाएंगे, तो आप उनको इतना रोज़गार की व्यवस्था कौन करेगा? उनको रहने की व्यवस्था कौन करेगा? उनको खाने की व्यवस्था कौन करेगा? आप अपने देश से जब आप भेजने का काम कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कागज़ दिखाइए। जब आप दूसरे देश से लोग लाने की बात कर रहे हैं तो उनके कागज़ कौन दिखाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मतलब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कागज़ दिखाने का कोई किसी तरह का कोई प्लान नहीं है। जो आदमी जन्म से पिछले 70 साल से या 150 साल से हिंदुस्तान में रह रहा है, तो उस पर कागज़ दिखाने की क्या आवश्यकता है? इसको क्या वेरीफाई करेंगे? मैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं इस विषय में ये बात करना चाहता हूँ, क्या भगवान श्री राम से भी कागज़ देखे जाएंगे? क्या ये योगी जी, मोदी जी भगवान श्री राम से, भगवान श्री कृष्ण से या उनके वंशजों से भी कागज़ देखने का काम करेंगे कि वो हिंदुस्तान के या किसी भी उसके देश के नागरिक हैं या नहीं है? मेरा सवाल पत्रकार महोदय आपसे है और मेरा सवाल मोदी जी से है, योगी जी से है कि ये कागज़ दिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे या जो है सब लोग करेंगे? और या सिर्फ मुसलमानों को ये यानी कि परेशान करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं या ये सब चीज़ें हर व्यक्ति पर लागू हैं? तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मोदी जी अपने कागज़ दिखाएं, योगी जी अपने कागज़ दिखाएं और उसके बाद जितने भी हमारे जो लगभग 1000 कुछ भगवान हैं, उनके जो वंशज जिसको हम मानते हैं कि उन्होंने धरती पर जन्म लिया है, तो उनके लोगों के भी कागज़ मोदी जी और योगी जी को देखने चाहिए, ना कि मुस्लिम समुदाय को, किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को परेशान करने के लिए हम ये कागज़ और एनपीआर जैसी बात या का और कैब जैसी बात हम करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। केरल में बहुत सारे लोग, अभी हमारे देश के ही लोग इतने परेशान हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं। तो आप सब देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है लगातार, हम लोग भी देख रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों से देश जो है एकजुट होने का काम नहीं करेगा, देश टूटने का काम करेगा। और इस पर का हो, कैब हो और एनपीआर हो, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों को, आपको भी अवगत करा रखा है कि इस पर हमारी सीधी हमारी पॉलिसी है कि हम लोग इसके बिल्कुल सख्त विरोध में हैं। हम लोग का और कैब और एनपीआर इन जैसी चीज़ों को हमारी पार्टी और हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष और किसी विशेष समुदाय के लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए ये काम किया जा रहा है। इससे अलग जो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में 59 ऐप जो है चाइना की वो बैन की गई हैं। उसमें बहुत सारी ऐप जो है, उन ऐपों को बैन करने से पहले मेरे हिसाब से तो भारत को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को एक नई टेक्नोलॉजी में नई ऐप बनानी चाहिए थी। आपके पास ये कैमरा है, ये भी चाइना का, ये जो माइक है ये भी चाइना का है, बहुत सारी चीज़, मोबाइल आपकी जेब में ये भी चाइना का है, जो देश में जो लैपटॉप और कंप्यूटर चल रहे हैं वो भी चाइना के चल रहे हैं। तो आप किस किस चीज़ को बंद करेंगे? उसे बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे पहले उस सोल्यूशन का हल निकालना चाहिए था और हल निकालने के हिसाब से, हमारे हिसाब से उसके बाद होना चाहिए। हम चाइना का समर्थन नहीं करते हैं, हम भी चाइना का विरोध करते हैं, पर फिर भी ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि एकदम अचानक से, अगर ये पहले बता देते, लोगों ने, इतने छोटे छोटे बच्चों ने, छोटे छोटे कलाकारों ने इतनी वीडियो टिकटॉक पे बनाकर डाल रखी है, उन्हें सेव करने का एक मौका मिल जाता। ये तो कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी भी एकदम अचानक से कर दी, जीएसटी भी एकदम अचानक से कर दी, लॉकडाउन भी एकदम अचानक से कर दिया, लोगों की शादी ब्याह, ये सब चीज़ें दिक्कतें जैसे नोटबंदी में हुआ, लोग भूखे मरे, एटीएम की लाइनों में लग के मरे, ऐसे ही अब ये इस तरीके से जो बंद किया है, इसको भी शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 4 दिन का 5 दिन का समय देना चाहिए था कि हम टिकटॉक या फलाना ढिकना इस तरह की ऐपें जो है बंद कर रहे हैं, तो उसके बावजूद हम जो हमारा डाटा था उसको हम सेव कर लेते। जैसे कोरोना वायरस के बाद देखा गया पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है कोरोना वायरस ने, भारत में भी इसका असर है। तो एक तो अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही ख़राब है। अब जैसे बाइकआउट चाइना ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर, जैसे 59 बैन कर दी गई है और भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया जा रहा है। तो इस चीज़ का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और इससे कैसे निपटेगी सरकार? मैं इस लाइव डिबेट के या लाइव इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको जानकारी ना हो, टिकटॉक ने 100 करोड़ रुपए इस कोरोना के उसमें हम लोगों को, हमारे देश को दिए थे। और ऐसे ही जो ऐप हैं, उन ऐपों ने भी हमारे देश को चंदा या दान जो इस कोरोना जैसी महामारी में, वो सारी चीज़ें हम लोगों को दी हैं। दरअसल क्या है, आप लोगों को या आम लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कौन लोग हमारी मदद कर रहा है, कौन लोग हमारी मदद नहीं कर रहा है। राजस्व विभाग में प्रधानमंत्री निवास उसमें फंड में लगभग कई लाख करोड़ रुपये का चंदा इकट्ठा हुआ है, उस पर मोदी जी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।
आज अभी कल मैं देख रहा था 4 बजे मोदी जी ने लाइव आकर 80 करोड़ गरीब को चावल 1 किलो, चावल 1 किलो, वो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गरीबी हटाना चाहते हैं या गरीब को ही हटाना चाहते हैं। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप जो है 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और ये सब चीज़ें दे देंगे। इससे अलग कुछ और नया निकाल कर लाते। और ये 80 करोड़ का जो इन्होंने जो पैकेज, ये 80,000 करोड़ उसका जो एक दे रहे हैं गरीब जनता के लिए 1 किलो चावल 3 महीने तक, नवंबर तक, इसका कोई लाभ मुझे लग नहीं रहा है कि इस तरीके से गरीब होगा। गरीब सड़कों पे घूम रहे हैं, गरीब बाहर जा रहे हैं, गरीब जा रहे हैं, जाने के बाद उन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। उन लोगों को रोजगार चाहिए था, उन गरीबों को गाड़ियाँ चाहिए थी, उन लोगों को उनके निवास तक जाने की उनकी विशेष सुविधाएं चाहिए थी। वो सब चीज़ें ये सरकार दे नहीं रही है और नया एक शगुफा हर बार ये सरकार छोड़ देती है ना। एक सवाल सर और हो जाता है, 2014 से लेके 2020 6 साल हो गए हैं। इस 6 साल में कोई बात बोलो इस 6 साल में आपको समाज के अंदर सर क्या फ़र्क देखने को मिला? जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि समाज में क्या लोग तराई कर रहे हैं, गरीब लोग परेशान हो, गरीब और ज़्यादा गरीब बन रहे हैं। जो मिडिल क्लास के लोग थे वो सी क्लास में आ गए हैं। आपको और हमें इतनी समस्या हो रही है, लोग बाग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तनख्वाह 4-4, 5-5 महीने की, 6-6 महीने की रुक गई है और इतनी सब चीज़ें हो रही हैं। इन सब चीज़ों का बिल्कुल हम लोग एक तरीके से विरोध या एक तरीके से वो करते हैं, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। देश तरक्की करने के बजाय भारत जो है विश्व में नीचे वाले पायदान पर आने का काम हुआ है। और दूसरा, विश्व में भारत जो है, हमारा देश, नेपाल जो हमसे नीचे के तबके के लोग हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम लोग इनकी बात करते हैं। हम चाइना की, अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, इंग्लैंड की, इन देशों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये देश हमसे बहुत ऊपर है। हमें अपने से नीचे वाले को ऊंचे, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए हमें ऊंचे लोगों से कंपटीशन करना चाहिए, ना कि गरीब लोगों से। मैं फर्स्ट क्लास का व्यक्ति हूँ और मैं अगर डी क्लास के व्यक्ति से अगर लड़ाई में लड़ूंगा तो लोग मुझे ऊँचा ही बताएंगे। अगर मुझे लड़ाई लड़नी है तो मुझे अपने से ऊपर के लोगों से लड़नी चाहिए। जैसे कि मैं अगर लोहिया वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ तो मुझे लड़ाई समाजवादी जिलाध्यक्ष राशिद मलिक के खिलाफ या इस तरह के लोगों से हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, जिससे कि हमें पता लगे हमें योगी जी से लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें मोदी जी से लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें कोई अच्छे काम करने हैं तो हमें मोदी जी के बाद सामने हमें दिखाना चाहिए, योगी जी के सामने दिखाना चाहिए, ना कि अपने से गरीब लोग, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिल चलाने, जो रेडी पटड़ी लगाने वाले लोग हैं, इनसे हम लड़ाई लड़कर क्या लड़ाई लड़े जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।